Hello everyone, welcome to the session and today we are going to cover the top PYQs of JEE Main 2022 from the chapter functions. अब 2022 में, 23 में, 24 में तीनों साल में ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स को टारगेट करा गया फंक्शन चैप्टर में. सो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीनों सालों में खूब पूछे गए हैं. फंक्शनल इक्वेशन की वेटेज काफ़ी अच्छी रही है तीनों सालों में. डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है. एंड ऑन दी अदर हैंड ऑड एंड इवन फंक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 3 साल में मिला के. पीरियोडिक फंक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का एक ही क्वेश्चन आया था 2023 में. तो अगर टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें तो काफ़ी मेंटेन्ड चल रही है. जिनकी वेटेज ज़्यादा चल रही है वो ज़्यादा ही आ रही है हमेशा, कम वाली ऑलमोस्ट हमेशा कम आ रही है. यस, बट अगर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस की बात करें या टाइप ऑफ द क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, मुश्किल पूछे गए या इजी पूछे गए, तो 2022 में कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कंपेयर टू 23 एंड 24. यस, तो वैसे माना जाता है कि फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन जनरली आसान पूछे जाते हैं, बट 2022 में तुम्हें कुछ काफी बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं. यस, तो स्टार्ट करा जाए. ओके, स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में सोल्व करेंगे. यस, फर्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो सिंपल डोमेन फाइंड करने का क्वेश्चन है. और डोमेन फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि एक ही टेक्निक फॉलो करी जाती है सारे क्वेश्चंस में. क्या कि सर देख लेंगे कितने टाइप के फंक्शंस प्रेजेंट है पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे फंक्शन के अंदर, और जितने टाइप के फंक्शन भी है ना सबको वन बाय वन डिफाइन करवा देते हैं. बस इतना काम करना होता है. उसके बाद तो इनइक्वालिटीज बन जाती हैं, सोल्व कर लिए जाते हैं उनको. यस, तो क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स वाला फंक्शन है, कब डिफाइंड होगा कि सर जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी. और कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो हमेशा ही डिफाइंड होता है ऑल रियल नंबर्स के लिए. अच्छा, फिर इस पे आ जाओ, लॉग वाला फंक्शन. लॉग वाला फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है. तो अंदर वाला लॉग कब डिफाइंड होगा, अगर सर ये नंबर पॉजिटिव है. और बाहर वाला लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये पूरा नंबर पॉजिटिव है. तो देख रहे हो, तो दैट मीन्स मेरे पास काइंड ऑफ 3 इनइक्वालिटीज बन गई हैं. इसको सोल्व करा जाएगा, इसको सोल्व करा जाएगा, इसको सोल्व करा जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास. सही बात है. तो ये तो प्रॉपर तरीका हो गया डोमेन फाइंड करने का. और मुझे पता है थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी, 3 इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सोल्व करना पड़ रहा है. तो अगर एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन आ गया, मैं कैसे करूंगा, मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, प्रॉपर तरीके से नहीं करूंगा, मैं हमेशा ऑप्शंस की हेल्प लूंगा. देखो एक चीज याद रखो, जब भी डोमेन के क्वेश्चंस आते हैं ना, 2 तरीके से पूछे जाते हैं. या तो आपको कंप्लीट ऑप्शंस दे रखे होंगे इंटरवल के साथ, या कई बार लोग क्या करते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम अल्फा टू बीटा देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, ऐसे पूछ लेते हैं. अब उसमें तो ऑप्शंस को यूज करने की पॉसिबिलिटी होती नहीं है, बट इसमें मैं हमेशा ऑप्शंस की हेल्प लेने की ट्राई करता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन वाला टाइम सेव हो जाए. तो सोच के देखो कैसे यूज करें ऑप्शंस को, क्या आइडिया लग रहा है. पहली बात तो काफी कॉम्प्लिकेटेड से नंबर्स लग रहे हैं, 5 - √5/2, 5 + √5/2. तो हम एक काम करते हैं, जो सबसे इजी नंबर है ना वहां से स्टार्ट करते हैं. 1 दिख रहा है, 1 इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी. तो मैं क्या करूंगा, 1 के लिए चेक कर लूंगा कि क्या x = 1 हमारी डोमेन का पार्ट है कि नहीं है. चेक करो जल्दी से. साइन इनवर्स -1 बन जाएगा ये, हाँ जी सर सेटिस्फाई हो रहा है, तो x = 1 इस पे तो डिफाइंड हो जाएगा. इसमें पुट करके देखो x = 1 क्या आएगा, ये अंदर वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. log 1 विल बिकम 0 एंड log 0 विल बिकम अनडिफाइंड. तो क्या आइडिया लग रहा है कि सर x = 1 पे ना ये वाली चीज अनडिफाइंड हो रही है, log of 0 बन रहा है, मतलब x = 1 डोमेन का पार्ट नहीं होना चाहिए. ये हमने फिगर आउट कर लिया. तो क्या पता चल गया कि फोर्थ वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया ना, इसमें तो 1 को भी इंक्लूड करा गया. ठीक बात है. थर्ड वाला हो सकता है, सेकंड हो सकता है, क्या चेक करो, क्या इसमें x = 1 प्रेजेंट है. अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके देखो एक बार. √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, टेल मी. अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही देखनी पड़ेंगी, अब ऐसे नंबर दे दिए तो. √5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा. समथिंग कितना हो सकता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 23 का स्क्वायर 529, 5 से बड़ा हो जाता है तो 2.2 समथिंग होगा, राइट. ये मान लेते हैं. तो 5 - √5 कितना बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.8 बन जाएगा. तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 बन जाएगी. तो नहीं सर, ये तो 1.4 से स्टार्ट हो रहा है, x = 1 इसके अंदर तो प्रेजेंट है ही नहीं है.
ठीक है, इसमें प्रेजेंट है क्या x इज इक्वल टू 1? हाँ, इसमें प्रेजेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू 1.4 है अप्रोक्सीमेटली और ये नेगेटिव नंबर है, तो मतलब इस वाले इंटरवल में भी x इज इक्वल टू 1 को इंक्लूड करा गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। सो दो ऑप्शन तो हमने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिए, बचा क्या? सेकंड वाला और थर्ड वाला। इनमें मुझे शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, अब देखना पड़ेगा कौन सा सही है। अब कौन सा नंबर चूज करें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि डेसिमल्स में चल रहा है सारा मामला, बट फिर भी मैं पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय यही वाला करना प्रेफर करूंगा। चेक करो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1.4 से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच का कोई नंबर ले लो, x इज इक्वल टू 1.1 ले लेते हैं लेटर से। चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है? इसमें अगर पुट करेंगे बात बनेगी क्या? तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.21, तो ये तो हाँ जी सेटिस्फाई हो रहा है, नेगेटिव 1 आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें पुट करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 कितना बनेगा? इसमें अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं है, 1.1 का स्क्वायर करा तुमने, कितना आ गया? 1.21 आ गया, माइनस 5.5 प्लस 5, सो 1.21 माइनस 0.5 ऐसा कुछ आ गया सर। यस, सो दिस इज 1 एंड 0.71 आ गया। ठीक बात है। अब चेक करो, यहां पे अगर मैं 0.71 रखूंगा, इसका लॉग लेंगे बेस 1/2 के साथ, क्या होगा? वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? बता सकते हो? थोड़ा बेसिक आइडिया मुझे रहना चाहिए लॉग के बारे में। देखो लॉग की खास बात क्या होती है ना, कि ये वाला नंबर और ये वाला बेस अगर दोनों के दोनों 1 से छोटे हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि लॉग का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, अगर बेस 1 से छोटा हो तो देख रहे हो, अगर बेस 1 से छोटा है और नंबर भी 0 से 1 के बीच का है तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो क्या पता चल गया कि सर ये वाली पूरी वैल्यू अंदर वाली पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव ही तो चाहिए थी, मतलब हाँ जी 1.1 हमारी डोमेन का पार्ट होना चाहिए। जैसे ही मुझे पता चल गया 1.1 डोमेन का पार्ट होना चाहिए, पता चल गया कि ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें 1.1 को रखा गया, इसमें नहीं रखा गया, ये गलत हो गया, तो आंसर हमारा आ चुका है। तो बस ये आपको देखना है कि आप इस चीज में कितने कंफर्टेबल फील करते हो अप्रोक्सीमेशंस लेने में। यस, और ये वाली चीज मुझे देख के रियलाइज होनी चाहिए कि ये वाला नंबर भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, तो लॉग की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, डिफाइंड हो गया। ठीक है, अच्छा अगर प्रॉपर तरीके से करना हो, ये तो हो गया मेथड नंबर 1 ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर मेथड 2 प्रॉपर तरीके से करना हो तो हमें करना आता है, जल्दी से देख लेते हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है कई लोगों को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे सोल्व करें सर। देखो एक तरीका बताता हूं तुम्हें। पहला काम क्या करना है ना हमेशा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से लेके 1 के बीच में है, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं सर -1, 0 और 1, ये तो हो सकती है, इंटीजर वैल्यूज ही हो सकती हैं इसके। तो सही बात है। तो इसका मतलब क्या, सोच के देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर y -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने क्या कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y की जो वैल्यूज है वो -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आना है, सॉरी। अब देख के बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर y की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? नंबर लाइन से देख लिया करो चाहो तो y कहाँ कहाँ पे हो सकता है? -1 के लेफ्ट में हो सकता है क्या y? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। अगर -1 के लेफ्ट में हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 पे चला जाएगा, तो -1 से स्टार्ट होगा, ये बात तो पक्की है। 1 के राइट तक जा सकता है क्या? हाँ जी, 1 के राइट तक जा सकता है सर, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में भी होगी तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। तो पता चल गया कि y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? -1 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए। येस और नो? -1 पे क्लोज आ जाएगा, 2 पे ओपन आ जाएगा। तो क्या पता चला कि अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 या 0 या 1 है, तो y की वैल्यूज मतलब 2x स्क्वायर -3 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी। यस, हो जाएगी। अब तो इनइक्वालिटी सोल्व, इसको सोल्व करना खुद से। ठीक बात है। अच्छा यहां पे आते हैं, इसको कैसे सोल्व करें? दो इनइक्वालिटीज बनेगी, दो लॉग वाली टर्म्स है, तो सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व करते हैं। क्या बनेगा? x स्क्वायर -5x + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक बन गई है, फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टर्स तो बन ही नहीं रहे, तो क्या करना पड़ेगा? या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व करो या फिर स्क्वायर कंप्लीशन करो। तो x - 5/2 का स्क्वायर + 5 - 25/4 ऐसा कुछ आ रहा है। तो नंबर तो हमें पहले से ही पता है, ऑप्शन से देख के पता चल रहा है, थोड़े गंदे से बनेंगे, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं आएंगे। ऐसा आ गया। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ध्यान देना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर
यहाँ पे देखो अगर वाई स्क्वायर मान लो ग्रेटर देन 4 होता है तो वाई की वैल्यूज क्या होती हैं कि सर या तो 2 से बड़ी होंगी या फिर -2 से छोटी, दो केसेस आते हैं ना हमेशा। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके मत छोड़ देना, तो यहाँ से भी दो केसेस आएंगे कि x - 5/2 की वैल्यू या तो √5/2 से बड़ी होगी या फिर -√5/2 से छोटी। यस, तो x का इंटरवल यहाँ से क्या आ गया, -∞ से 5 - √5/2 और यूनियन 5 + √5/2 से इन्फिनिटी। तो देख रहे हो वैसे नंबर्स आने स्टार्ट हो गए जैसे दे रखे थे हमें ऑप्शंस में। तो ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व होगी, सेकंड वाली इनइक्वालिटी भी सोल्व करो। क्या कि ये वाली पूरी टर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कर देते हैं, सो log ऑफ दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देख के बताओ इस log को कैसे रिमूव करेंगे। प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी क्या कि सर 1/2 उस तरफ चला जाएगा, 1/2 की पावर 0 बन जाएगी और साथ में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि बेस कैसा है, >1 है। इस चीज का ध्यान रखा करो, यहाँ पे गलती होती है। अगर बेस 1 से बड़ा हो इनइक्वालिटी सेम रहती है, 1 से छोटा हो तो रिवर्स हो जाती है। कर दो, सो x² - 5x + 5 <1। हाँ ये तो फैक्टर्स बन रहे हैं सर इसके, तो ये तो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो x - 1 × x - 4 <0। x की वैल्यूज क्या आ गई हैं, 1 से लेके 4 आ गई। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली है क्योंकि ये वाला नंबर तो चलो ठीक है 1 से 4, बट ये थोड़े अजीब से नंबर्स आ गए हैं। और इनफैक्ट इसको भी फिर सोल्व करके देख ही लेते हैं यहाँ से कैसे नंबर्स आ रहे हैं। 3 इसमें अगर ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस, 2 से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस। देख रहे हो ये x² की वैल्यूज आ गई हैं। तो अगेन x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए पॉजिटिव वाला सेट भी लिखना पड़ेगा, नेगेटिव वाला भी। नेगेटिव वाला कौन सा आ जाएगा, -√5/√2 से लेके 1 और पॉजिटिव वाला 1 से लेके √5/√2, ये आ जाएगा। इतने इंटरवल आ चुके हैं मेरे पास x के, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगेन थोड़ी अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, तभी पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। और कैसे करना है इसको देखना एक बार जल्दी से। देखो जब भी तीन चीजों का इंटरसेक्शन लेना हो कंफ्यूजन होती है, पता है मुझे, 2-2 का करके ले लिया करो। तो सपोज पहले मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन लेना चाह रहा हूं, देखो क्या आएगा। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 तक जा रहा है, ये √5/√2 तक जा रहा है। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला छोटा होगा सर, √5/√2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके तो क्या आ गया, 1 से लेके √5/√2 आ गया। यस, 1 पे क्लोज, इस पे ओपन। ठीक बात है, ओके। यहां से चेक करो, इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे सो वी आर गेटिंग 1 हमारा इंक्लूड हो गया ना, कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, चेक करो एक बार। अच्छा 1 यहाँ पे तो प्रेजेंट था नहीं, सॉरी, इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं था। देखो ऐसे गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेके ये आ गया। अब बताओ इसका अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा। तो नेगेटिव वाला तो कुछ नहीं आएगा सर, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, बस मुझे पॉजिटिव वाले में देखना है। तो देख के बता दो 5 + √5/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। नंबर लाइन पे बना रहा हूं मैं, ये 1, ये √5/√2, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, 5 + √5/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो √5 हमने चेक करा था कितना आया था, 2.2 आया था। सो 2.2/2 कितना आ गई ये, 7.2/2, 3.6 के अराउंड आ रही है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो क्या चीज़ है, √5/2, √2.5 है, ये तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा सर। यस, तो इसका मतलब क्या पता चल गया कि 3.6, ये इससे बड़ा होगा 5 + √5/2, राइट। और 5 - √5/2 देखो कैसा होगा, ये भी तो पॉजिटिव नंबर है, मैंने शायद नेगेटिव बोल दिया था, ये भी पॉजिटिव नंबर है। 5 - √5/2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 आ रही थी और ये 1.4 से बड़ा नंबर है, तो यहां पे आएगा 5 - √5/2। थोड़ी ध्यान से करने वाली कैलकुलेशन है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखो क्या कुछ आया, पहले चल रहा था 1 से लेकर √5/2, एक तो ये इंटरवल था। दूसरा इंटरवल कौन सा आया, ये वाला इंटरवल, -∞ से 5 - √5/2, मतलब ये वाला, यूनियन 5 + √5/2 से इन्फिनिटी, ये वाला। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, दीज आर द कॉमन वैल्यूज, 1 से लेके 5 - √5/2। यस, ठीक बात है। तो वही आंसर आ रहा था हमारा ऑप्शन 3।
तो ये प्रॉपर तरीका है, बट यस टाइम लगेगा और यहां से गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू अगर तुम यहां से करते, पहले अप्रोक्सीमेशन से कर लेते। ठीक बात है, ओके फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of the maximum and minimum values of the function fx equal to this in the interval this where this is the greatest integer function। तो एक फंक्शन दे दिया गया, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। क्या करेंगे, मॉडुलस आ गया सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो डायरेक्टली तो बता नहीं सकते, ये बात तो पक्की है। क्या करना होता है कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस, तो सोच के देखो, देखो एक तरीका तो ये है मेरे पास कि मैं इसको ना पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूं सिंप्लीफिकेशन करके। और सिंप्लीफिकेशन कैसे करी जाती है पता है हमें, केसेस बनाने पड़ेंगे सर। देखते हैं, समझना ध्यान से। मॉडुलस वाला फंक्शन है, इसके केसेस कैसे बनते हैं, जब अंदर वाली क्वांटिटी जीरो बनती है। तो कहां पे जीरो बनेगी, x इज इक्वल टू 7/5 पे। दो केसेस बना ले, पहले तो चेक कर लो 7/5 इसके अंदर आ भी रहे क्या, तो 1.4 है ये 1.25, हाँ जी आ रहा है। तो मतलब पहला केस क्या बन गया, जब इसको तुम ब्रेक करोगे, एक केस बनेगा कि जब x की वैल्यू 5/4 से लेके 7/5 के बीच में है, और दूसरा केस कौन सा बनेगा, जब x की वैल्यू 7/5 से लेके किसके बीच में, 2 के बीच में। ये दो केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा इस मॉडुलस वाले फंक्शन को। सही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखो, इसको कैसे ब्रेक करोगे, याद करो, फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें सब जगह देखने को मिलेंगे, इंटीग्रेशन में भी आते हैं कि सर इन लिमिट्स के बीच में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, तब भी क्या करते हैं, ब्रेक करके लिखते हैं हम। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी पूछा जाएगा कि इस इंटरवल के अंदर बता दो ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तब भी क्या करा जाता है, ब्रेक करा जाता है। और फंडा क्या होता है ब्रेक करने का, कि सर ये देखना होता है कि अंदर वाला एक्सप्रेशन इंटीजर का बन रहा है, ये देखना होता है बस हमें। अब ये कैसे देखेंगे वो चेक करते हैं। देखो पहला काम तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर कंप्लीट करके। क्या आ गया, x + 1 का स्क्वायर -1 आ गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीजर को तो बाहर लेके आ सकते हैं, ये चीज आ गई है। अब काम आसान हो गया मेरा थोड़ा। अब मुझे देखना है कि ये वाली चीज कब इंटीजर बन रही है। तो जब भी मुझे चेक करना हो ना कि कहाँ पे इंटीजर बन रहा है, हमेशा क्या किया करो, इसकी रेंज फाइंड कर लिया करो। अगर तुम्हें इसकी कंप्लीट रेंज पता चल गई तो पता चल जाएगा कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं उसमें। तो बता दो, अगर x की वैल्यू इसके बीच में है तो x + 1 होल स्क्वायर की रेंज क्या आएगी। क्या कर देंगे कि सर ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही लग रहा है, एक बार छोटी वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो रेंज क्या आ रही है, x को 5/4 पुट करा मैंने, सो 5/4 + 1 9/4, 9/4 का स्क्वायर इज 81/16, सो 81/16 से लेके सिर्फ अंदर वाले को देख रहे, 2 पुट करेंगे तो 9, ये आ गया। रिपीट कर रहा हूं क्या बोला हमने, जब भी चेक करना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला फंक्शन कब इंटीजर बनेगा, तो मैन्युअली देखना ज्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। क्या किया करो, कंप्लीट रेंज फाइंड कर लिया करो इसकी। तो हमने रेंज फाइंड करी तो ये आ गया। तो क्या मतलब है इसका, कि इसकी वैल्यू तो 5 पॉइंट समथिंग है ना। सो अगर 5 पॉइंट समथिंग से 9 तक जाना है, बीच में कौन कौन से इंटीजर्स मिलेंगे तुम्हें, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा। तो मतलब x + 1 स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 6, 7, 8, 9 ये हो सकते हैं। तो देख रहे हो यहां से x की वैल्यूज मिलेंगी मुझे। तो x + 1 की वैल्यूज क्या आ गई, √6, √7, √8, √9। √9 तो कितना 3 होता है। सो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, ये आ गई। ये सही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो अब मुझे पता चल गया इन सारे पॉइंट्स पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना होता तो कैसे ब्रेक करते, पहला इंटीग्रल क्या बनता, 5/4 से लेके ये √6 - 1, यस, उसके बाद √6 - 1 से ये, उसके बाद ये अप टू 2 तक जाता, ऐसे चलता। तो अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहां से मैं 2 केसेस बनाऊं और यहां से मैं इतने केसेस बनाऊं, 5/4 से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, पूरा प्रॉपर तरीके से सोल्व करूं उसको। सही बात है। एक तो ये तरीका हो गया। क्या लग रहा है, फिजिबल तरीका लग रहा है। फिजिबल तो सर हो सकता है कि हो, बट बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, ये बात तो पक्की है, कोई डाउट नहीं है। यस, अच्छा, और कोई तरीका अगर समझ में आ रहा है तो देख के बताओ मुझे। अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान से देखूं ना इस एक्सप्रेशन को, मुझे एक चीज का आइडिया लगेगा, देखना ध्यान से, कि मेरे पास ये जो इंटरवल है ना, ये मेरी बड़ी ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे, mod of 5x - 7, मुझे बता सकते हो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल के अंदर। मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी,
सर मॉडुलस है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है बस, और 0 कहाँ पे होगी 7/5 के ऊपर, और 7/5 तो इस इंटरवल के अंदर है ही है, तो वी कैन सी कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 7/5 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी चेक करो, मैक्सिमम 2 पे हो जाएगी सर एंड पॉइंट पे। तो इस फंक्शन के बारे में तो ये आइडिया मुझे लग रहा है ऑलरेडी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में डायरेक्टली बता सकता हूँ। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करें, इसका क्या आइडिया लग रहा है? इसका आइडिया लग रहा है कि सर इस वाले इंटरवल के अंदर ना x² + 2x तो हमेशा ही इंक्रीज करेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंक्रीज करता जाएगा, तो इसका मतलब 5/4 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और 2 पे मैक्सिमम होगी, यस और नो? तो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज है, यहां तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के पता चल रहा है डायरेक्टली। अब सुनना ध्यान से, क्या पता चला कि सर x = 2 पे ये भी मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, तो ये बात कंफर्म है कि fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो तो x = 2 पे मिलेगी ओवरऑल। एक काम तो हो गया सर, बस मिनिमम वैल्यू पता करनी है अब, बट उसमें दिक्कत आ रही है, ये 7/5 पे मिनिमम हो रहा है, ये 5/4 पे, तो दोनों अगर सेम ही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहे तो कैसे पता चलेगा? क्या लग रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बिहेव करता है कि पहले कांस्टेंट वैल्यू चलती है कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद जैसे इंटीजर आता है जंप कर जाती है, फिर कांस्टेंट चलते हैं, जैसे इंटीजर आता है जंप कर जाता है। तो ये बात तो सही है कि 5/4 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, बट वो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट चलेगी ना, तो क्या हम चेक कर लें कि 5/4 पे कितनी मिनिमम वैल्यू आ रही है, 7/5 पे कितनी आ रही है? क्या पता 5/4 पे जो वैल्यू आ रही है 7/5 पे भी वही आ रही है, फिर तो बात ही बन जाएगी। समझ रहे हो? तो देखो चेक करते हैं, इसकी वैल्यू x² + 2x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5/4 पे कितनी आएगी। सो एट x = 5/4 कितनी वैल्यू आ रही है चेक करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 25/16 प्लस 10/4 दैट इज 40/16, यस। तो 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया। 7/5 पे चेक करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 49/25 प्लस 14/5 70/25 कितना आ गया ये 119/25, फिर से 4 पॉइंट समथिंग आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया। देख रहे हो, जिस बात का डर था हमें, जो लग रहा था कि हो जाए तो मजा आ जाएगा, वही काम हो गया कि सर 5/4 पे तो मिनिमम आ ही रही है, बट वही सेम वैल्यू 7/5 पे तो आ रही है, तो बन गई बात। तो दैट मीन्स दोनों फंक्शन सेम ही वैल्यू पे मिनिमम हो रहे हैं, सो पूरा फंक्शन भी इसी वैल्यू पे मिनिमम हो जाएगा, बन गई बात, क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। तो fx की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, x को 7/5 पुट कर देना, ये तो 0 आ गया, इसकी वैल्यू हमने अभी देख लिया 4 आएगी, सो ये 4 आ गया, और fx की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी 2 पे आएगी, तो 2 पुट कर देना, यस। इसमें 2 पुट करेंगे 3 आ गया, और इसमें अगर 2 पुट करेंगे तो 9 + 6 15, 3 + 15 इज 18। These are the minimum and the maximum values, दोनों का सम पूछा गया था, कितना आ गया 22 आ गया। तो जो लोग इस वाले ट्रैप में फंस गए, केसेस बनाने बैठ गए, उनका बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और काफी ज्यादा चांसेस है उसके बाद भी कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम सेव करना सीखो एग्जाम के अंदर, यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx इक्वल टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है सही बात है। इफ f ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, अच्छा इसका क्या मतलब है आ रहा है समझ में, कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं सर ये तो, ठीक बात है कि अगर f की पावर में n+1x लिखा गया तो ये कॉम्पोजिशन लेके आया होगा, दैट मीन्स f ऑफ 2x एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f ऑफ fx को रिप्रेजेंट कर रहा है। f ऑफ 3x का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ 2x हो जाएगा, 3 बार कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन है। फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर देन वी हैव टू फाइंड दिस। तो फंक्शन गिवन है, क्या पूछा गया, 6 बार कॉम्पोजिशन और 7 बार कॉम्पोजिशन, ये दो चीजें फाइंड करने के लिए बोला गया हमें। क्या करोगे, रिलेट कर पा रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करा जाता है, कि सर जब भी ऐसे मल्टीपल टाइम्स कॉम्पोजिशन करनी होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं बैठ के 6 बार कॉम्पोजिशन लूँ, 7 बार कॉम्पोजिशन लूँ। हम क्या करते हैं हमेशा, फंक्शन हमें गिवन होता है, 2 बार कॉम्पोजिशन फाइंड कर लेते हैं, 3 बार फाइंड कर लेते हैं,
तो कई बार तो इन 3 से ही मुझे कोई ना कोई पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया उसको जनरलाइज कर देते हैं। अगर 3 से नहीं पता चल रहा 4 बार कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 4 से ज्यादा बार मोस्टली तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। 4 बार तुम सोल्व करोगे कॉम्पोजिशन, तुम्हें पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जनरलाइज कर देंगे। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में होता था, पहले 4 टर्म्स गिवन है, पैटर्न देखते थे, जनरलाइज कर देते थे। जैसे मैट्रिसेस में होता है, ए मैट्रिक्स की पावर 50 पूछ ली जाती है, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 फाइंड कर लेते हैं, पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है, जनरलाइज कर देते हैं। वही काम यहाँ पे करना होता है, तो हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, और मजे की बात यह है कि बड़ा सिंपल सा फंक्शन दे रखा है, तो कॉम्पोजिशन फाइंड करने में भी टाइम नहीं लगेगा हमें। यस, करो जल्दी से। सो 2 बार कॉम्पोजिशन, एक्स की जगह ये रखना है हमें, नीचे भी एक्स की जगह ये रखना है, और कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, फ्री के मार्क्स होते हैं ये तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 बना, नीचे 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 2x -1/x आ गया, और सिंप्लीफाई हो गया, अच्छी बात है। 3 बार कॉम्पोजिशन फाइंड कर लो, तो x को -1/x से रिप्लेस करना है, -1 -x अपॉन -1 + x। उसी टाइप की चीज आ गई है, सेम आ रहा है क्या? नहीं सर सेम नहीं आ रहा, ये आ रहा है 1 + x अपॉन 1 - x, नहीं सेम आ रहा। एक बार और करके देखते हैं, चलो देखो, कुछ पैटर्न भी दिखना नहीं स्टार्ट हुआ अभी, और कुछ सेम भी नहीं आ रहा, तो करना पड़ेगा तब तक जब तक पैटर्न नहीं बन जाता कोई। तो x की जगह ये सारा रखना है, 1 + x अपॉन 1 - x, चेक करो, तो -1 कैंसिल आउट, ऊपर 2x आ गया, नीचे 2 आ गया, बन गई सर बात। क्या f ऑफ 4x की वैल्यू x के बराबर आ गई? क्या मतलब है इसका? कि इसका मतलब कि सर अगर f ऑफ 4x की वैल्यू x है ना, तो f ऑफ 8x की वैल्यू भी तो x होगी अगर 8 बार करेंगे, f ऑफ 12x की वैल्यू भी तो x होगी। तो 4 की साइक्लिसिटी चल रही है काइंड ऑफ वैसी, जैसे हम बोलते हैं कि ओमेगा की पावर 3 अगर 1 है तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा, वही सेम चीज। तो काम आसान हो गया अब तो जो मर्जी बड़ी पावर पूछ लें, f की पावर 100 भी पूछ लेते तो पता चल जाता कि सर f ऑफ 100x भी क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब कोई चिंता नहीं है, कर दो। अब बता दो मुझे, अब f ऑफ 6x किसके बराबर होगा? तो 4 तक तो सेम ही आ जाएगा सर, x ही आ जाएगा। इफेक्टिवली कितना बचेगा? 2 बार ही तो बचेगा, तो ये तो f ऑफ 2x के बराबर ही हो जाएगा। तो चाहिए क्या मुझे? f ऑफ 2 6 चाहिए, यस। और f ऑफ 2x की वैल्यू तो मेरे पास है ये -1/x, बन गई बात, यस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? -1/6 आ गई। ऐसी 7 बार अगर कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है तो पहले 4 में तो x ही आ गया था, इफेक्टिवली तो 3 बार ही बची, और f3x वाला फंक्शन तो हमने फाइंड कर ही रखा है, 1 + x अपॉन 1 - x। इसमें 7 पुट कर देंगे, कितना आ गया? 8 अपॉन -6, दोनों को ऐड करने, कर दो, आंसर कितना आ गया? दिस इज -1/6 -8/6 -9/6 वुड बी द आंसर, यस। सो -3/2, यस फाइन। चेक कर लो ऑप्शंस में प्रेजेंट है, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक बात है, तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं। 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि फंक्शन दे दिया था, 10 बार कॉम्पोजिशन पूछी गई थी उसकी, बट उसमें ऐसी रेपिटेशन नहीं हुई थी, साइक्लिसिटी नहीं बन रही थी, बट उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बन गया था, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में बनता है, उसकी हेल्प से हमने उसको जनरलाइज कर दिया था। तो दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, या तो रेपिटेशन हो जाएगी या फिर कोई सीक्वेंस बन जाएगा आपके पास, यस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूर से देख के डर लग रहा होगा इसको, कोई नहीं, पढ़ के देखते हैं। एस एक सेट गिवन है, 10 एलिमेंट्स है, एक फंक्शन डिफाइन करा गया फ्रॉम एस टू एस, ठीक बात है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस, अच्छा इस तरीके से डिफाइन करा गया है, ओके। लेट जी इज अनदर फंक्शन फ्रॉम, ये भी एस टू एस होना चाहिए, बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी एन, कॉम्पोजिशन आ गई है एफ और जी की, और ये इस तरीके से डिफाइन करा गया। देन जी ऑफ 10 इंटू दिस इज, क्या लग रहा है? छोड़ दे इसको देख के एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट बड़ा ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इससे पहले अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ना एक बोनस क्वेश्चन दिखा देता हूं, बोनस क्वेश्चन इन द सेंस ये क्वेश्चन देख के बताओ एक बार, उसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये देख के बताओ क्या लिखा गया। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय दिस। पूछा गया कैसा फंक्शन होगा, 1 1 होगा या मैनी 1 होगा या उनटू होगा या इनटू होगा। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमेशा ऐसे क्वेश्चन तुम्हें खूब देखने को मिलेंगे
कि n की वैल्यूज लिखी होंगी यहाँ पे, या फिर लिखा होगा कि n इवन है या फिर ओड है, उसके बेसिस पे फंक्शन को डिफाइन करा गया होगा। तो जब भी ऐसा फंक्शन आएगा कुछ नहीं सोचना है, सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ m, ये काम करना है और कुछ सोचने वाला है ही नहीं है इसमें, कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है अगर, तो n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूंगा मैं 2 4 6 8, क्या पता चलेगा कि सर यहां से जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की आएंगी ना, 4 8 12 ऐसी वैल्यूज आएंगी, पता चल गया। ये वाली वैल्यूज में पुट करना स्टार्ट करूंगा, क्या पता चलेगा कैसी वैल्यूज आएंगी, 3 रखेंगे 2 आ गया, 7 रखेंगे 6, ऐसी वैल्यूज आ रही है, AP बन रही है। इसमें वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे, क्या बनेगा, 1 रखा तो 1 आ गया, 5 रखा 3 आ गया, 5 आ गया 7 आ गया, ऐसा आ रहा है। तो पता चल गया किस टाइप के नंबर्स आएंगे। अब देख के बताओ तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा कि नहीं होगा, टेल मी। क्या पता चल रहा है कि सर सबकी इमेज डिफरेंट आ रही है, ये वाली जो AP है, ये वाली जो AP है, ये वाली जो AP, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हर एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो पता चल गया 1 1 होगा। अच्छा ऑन टू होगा कि नहीं, ऑन टू का मतलब क्या होता है सर, रेंज देखनी होती है, रेंज और कोडोमेन बराबर हैं कि नहीं। तो देख के बता दो रेंज क्या आ रही है, इसमें सारे ऑड नंबर्स कवर हो गए हैं, इसमें और इसमें मिला के सारे इवन नंबर्स कवर हो गए हैं, तो सर मतलब रेंज तो क्या आ रही है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आ रही है। और कोडोमेन क्या दे रखी थी, कोडोमेन भी ऑल नेचुरल नंबर्स थी। तो क्या पता चल गया कि फंक्शन ऑन टू भी होगा, आंसर आ गया 1 1 ऑन टू। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेने का पर्पज सिर्फ ये है कि कई बार बच्चे इसको देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे सोल्व करें। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर इवन ऑड में डिफाइन करा गया या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लिख के उस तरीके से डिफाइन करा गया, हमेशा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मामला। यस, अब इसको देखते हैं, ये भी तो उसी कैटेगरी का है, जो फंक्शन एफ एन डिफाइन करा गया वो भी उसी तरीके से डिफाइन करा गया, और ये जो एफ ओ जी डिफाइन करा गया ये भी इवन ऑड के तरीके से डिफाइन करा गया। पूछा क्या गया फाइनली, ये पूछा गया, इस पे फोकस करते हैं, ये 5 और g ऑफ 10 की वैल्यू। तो देखें बताओ मुझे g ऑफ 1 कैसे फाइंड करोगे। तो सर यहां से देखेंगे कि मुझे कौन सा फंक्शन गिवन है ना, f ऑफ gn। तो क्योंकि मुझे g ऑफ 1 चाहिए तो इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। तो बताओ f ऑफ g1 क्या आ रहा है, कहां पुट करेंगे, 1 तो ऑड नंबर है, इसमें पुट करेंगे सर, तो 2 आ गया, ठीक बात है। अब f वाले फंक्शन पे जाके देखो कि भाई f वाले फंक्शन की आउटपुट कब 2 आती है, देख सकते हैं यहां से वैल्यूज पुट करके देखना स्टार्ट करो। n को 1 पुट करेंगे वैल्यू 2, 2 पुट करेंगे 4। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि पहले 5 के लिए तो सारे इवन नंबर चल रहे हैं, ऐसे चलते जाएंगे, f ऑफ 5 की वैल्यू 10 के बराबर है। और नीचे वाले में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, f6 की वैल्यू कितनी है 1, f7 की वैल्यू कितनी 3। अच्छा इसमें सारे ऑड नंबर चल रहे हैं, f ऑफ 10 की वैल्यू 9। तो अब सोच के बताओ f ऑफ g1 की वैल्यू अगर 2 है तो g ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, g ऑफ 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर इनपुट 1 रखी जाती है तभी तो आउटपुट 2 आती है f वाले फंक्शन में। तो पता चल गया ना कि g ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एक वैल्यू आ गई मेरे पास। बस ऐसे ही करते जाएंगे, बाकियों की भी पता चल जाएगी। कर दो जल्दी से, 2 रख दो n को, n को अगर 2 रखेंगे इस वाली डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा, 1 आ गया। f की आउटपुट 1 कब आती है, जब अंदर 6 होता है, तो g ऑफ 2 की वैल्यू 6 आ गई। वैसे तो मुझे पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी कि सर एक नंबर यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से, एक यहां से, ऐसे ही चल रहा होगा। चाहो तो कंफर्म कर लेते हैं, g ऑफ 3 भी देख लो, n को 3 पुट कर दिया मैंने, 3 पुट करेंगे 4 आ गया। f की आउटपुट 4 कब आती है, 2 पे आती है, देखो वही चीज बन रही है। तो बन गया पैटर्न क्या कि सर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2, उसके बाद क्या बनेगा देखो 1 6 2, उसके बाद 7 बन जाएगा, उसके बाद 3 बन जाएगा। ये वैल्यूज आ गई है, आगे तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं है मुझे। g ऑफ 10 कितना आएगा बता सकते हो, वैसे तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं। g ऑफ 10 कौन सी सीरीज का पार्ट होगा, इसका पहले g2 फिर g4 फिर g6 की वैल्यू 8 आएगी, g8 की वैल्यू 9 आएगी, g10 की वैल्यू 10 आनी चाहिए। बट अगर तुम चाहो तो देख लेते हैं, n को 10 पुट कर दो तो f ऑफ g ऑफ 10 कितना आएगा, यहाँ पे पुट करते हैं 10 माइनस 1 इज 9, और f की आउटपुट 9 कब आती है, जब इनपुट 10 होती है। तो देख रहे हो इसकी वैल्यू 10 आ गई।
तो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और देखने में कितना भयानक लग रहा था ये। यस, कर दे वैल्यूज पुट, आंसर आ गया, अब तो कुछ बचा नहीं है। सो द फाइनल आंसर वुड बी 10 इंटू 1 + 2 + 3 कितना हो गया ये 6 इंटू 19। सो 10 इंटू 19 इज 190। यस, डन, ठीक बात है, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। थोड़ा ध्यान से करने वाले क्वेश्चन होते हैं। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब क्लियर होना चाहिए हमें कि सर जो 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है। 1 1 को क्या बोल देते हैं, इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, ऑन टू को क्या बोल देते हैं, सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं। सो टर्मिनोलॉजी तो कम से कम आनी चाहिए हमें। द नंबर ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस इफ f of 3 greater than f of 5 greater than this। अच्छा, दो सेट्स दे रखे हमें जिनके बीच में फंक्शन डिफाइन करा गया। ऐसे बना के देखते हैं एक बार। पहला सेट a बोल देते हैं, दूसरा b। फर्स्ट वाले में सारे ओड नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक। सेकंड वाले में सारे इवन नंबर्स हैं 1 से 100। पहले तो चेक कर लो दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं क्या। 50 और 50 है, हाँ जी, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन तो तभी बनाया जा सकता है अगर दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, नहीं तो बनते ही नहीं है बाइजेक्टिव। ये बात भी पता होनी चाहिए हमें। अच्छा, अब सोच के बताओ कैसे मैं फंक्शन डिफाइन करूं ए और बी के बीच में। ये कंडीशन अगर मुझे फिट करनी है तो f of 3 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन f of 5 शुड बी ग्रेटर देन f of 7। तो इनकी जो भी इमेजेस आएंगी ना 3 की, 5 की, 7 की, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। f of 3 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा f of 5 एंड सो ऑन। बताओ देख के कैसे करें। याद आ रहा है आपको कुछ? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर किस में करते होते थे ऐसे क्वेश्चन? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। यस, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हें ना 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट वाला डिजिट है दैट शुड बी ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड विल बी ग्रेटर देन थर्ड, थर्ड विल बी ग्रेटर देन फोर्थ। बता सकते हो ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करें? तो कैसे सोचे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन कि सर मुझे ना पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि अगर चारों इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो चारों के चारों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, चारों डिजिट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फिर हम क्या बोल देते हैं कि सर अगर सारे डिजिट्स डिफरेंट है, मैं क्या करूंगा ना, टोटल 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होते हैं हमारे पास, इनमें से मैं कोई 4 डिजिट्स की सिलेक्शन कर लूंगा। बट 0 को सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, 0 को भी कर सकते हैं। तो 10 में से किसी 4 की सिलेक्शन कर लो, 10C4। अब जो भी 4 की मैंने सिलेक्शन करी होगी, मान लो 0 कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया, 9 कर लिया। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है सर, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 9 4 2 0 एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। तो दिस वुड बी द आंसर। तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो ये आंसर आ जाएगा सिंपली। अब इसमें भी कई लोग इतनी मेहनत करने लग जाते हैं, केसेस बनाने बैठ जाते हैं, कुछ भी कोई जरूरत है ही नहीं है। जितने डिजिट्स चाहिए उतने की सिलेक्शन कर लो, अरेंजमेंट तो एक ही बनेगा हमेशा। तो वैसे कुछ सिनारियो यहाँ पे लग रहे कि सर मुझे पता है कि 3 की, 5 की, 7 की, इनकी सबकी इमेज क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो मतलब इन सबके लिए मुझे डिफरेंट नंबर्स की सिलेक्शन कर लेनी है बी वाले सेट में से। तो बता दो कितने नंबर्स हैं ये सारे, 3 से लेके 99 तक। तो टोटल 50 थे, ये कितने? 49 है। तो इन 49 नंबर्स की इमेज के लिए मुझे बी वाले सेट में कितने नंबर्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी? 49 की सिलेक्शन करनी पड़ेगी ना। कर लो, कितने तरीकों से कर सकते हैं? टोटल 50 है, 50C49, इतने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक बार अगर तुमने 49 नंबर्स की सिलेक्शन कर दी, उनको अरेंज करने के तरीके कितने? एक ही तरीके है सर। उन 49 में जो सबसे बड़ा होगा वो 3 के पास चला जाएगा, लेट अस से ऐसे, जो उससे छोटा होगा वो 5 पे चला जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। सही बात है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ये, उसके बाद उनको आपस में रिलेट करवाने के तरीके एक ही तरीके। और बचा क्या? एक ही एलिमेंट बचा, 1 बचा। 1 के पास कितनी चॉइसेस होंगी? एक ही चॉइस होगी सर, बाकी 49 तो सारे एंगेज हो ही चुके हैं, तो 1 के पास एक ही चॉइस है। लो, आंसर भी आ गया, 50C49 इज द आंसर। ठीक बात है क्या? तो अगर मुझे ये चीज मैं सोच पा रहा हूं तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये मैंने पूरा तामझाम बना दिया,
बट अगर मुझे इस कंसेप्ट की क्लैरिटी है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट देख के ओरली सोल्व करा जा सकता है कि टोटल 49 एलिमेंट्स हैं जिन पे कंडीशन है, उनके लिए मैं 49 एलिमेंट्स की सिलेक्शन कर लूंगा यहाँ से 50C 49। अरेंज करने का एक ही तरीका है, बाकी जो एक एलिमेंट बचा उसके पास एक ही चॉइस है, सो दिस विल बी द आंसर। यस, तो ध्यान रखा करो ऐसी चीज़ों का। 50C 1 आ गया, एक ही बात है, 50C 49 या फिर 50C 1। ओके डन। चलो और क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात हो रही है अब। फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, 4 एलिमेंट्स इसमें है, इसमें 11 एलिमेंट्स हैं, सच दैट, अच्छा ऐसी कंडीशन आ गई है। ऐसी कंडीशन में मुझे पता है हमेशा केसेस बनते हैं। यस, क्योंकि 4 वेरिएबल आ गए, इक्वेशन एक ही है, तो बारी बारी से पुट करके देखना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन तो आसान है, हो जाएगा, मैन्युअली करना पड़ेगा, बट केसेस बना के करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए थोड़ा स्किप कर दिया करो थोड़े टाइम के लिए, पहले इजी वाले क्वेश्चन करके उसके बाद इस पे आया करो सेकंड राउंड में। यस, तो करें सॉल्व। देखो ध्यान से, क्या कंडीशन है, 2 टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। माइनस वाले को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, सारे प्लस वाले रहेंगे तो हमारी कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान हो जाएगी। 3 टाइम्स एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी। क्या करोगे भाई, केसेस बनाने स्टार्ट करेंगे सर कि पहले एफ ऑफ ए की कुछ वैल्यू रख देंगे, क्या 0 रख देंगे या 1 रख देंगे या 2 रख देंगे, फिर एफ ऑफ बी की रख देंगे, एफ ऑफ सी की। बट अगर हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना है ना, तो हमेशा कहाँ से सब्सटीट्यूशन करनी स्टार्ट करते हैं, जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है वहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। तो मेरे केसेस कम बनेंगे, नहीं तो बड़े ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। और एक टाइम पे एक चीज़ की वैल्यू फिक्स करनी होती है, चारों को मत तुम चेंज करने बैठ जाया करो। तो सबसे पहले मैंने एफ ऑफ सी की वैल्यू फिक्स कर दी, देखते जाना ध्यान से। एफ ऑफ सी को कितना फिक्स कर दें, सबसे छोटा नंबर 0 हो सकता है, 0 फिक्स कर दिया सर। बना क्या मेरे पास, इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी है, 2 टाइम्स एफ ऑफ ए। देखते जाना, मेथड देख लो, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ये चीज़ आ गई है। फिर से सेम प्रॉब्लम है, इक्वेशन एक ही है, 3 वेरिएबल हैं, इनको फिर से पुट करके देखना पड़ेगा, बट फिर से एक टाइम पे एक ही नंबर पुट करूंगा मैं। तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए हमने पुट कर दिया, कितना, एफ ऑफ ए को पुट कर देते हैं, 0 तो पुट कर नहीं सकते, इस चीज का भी ध्यान देना है। 1 फंक्शन है, अगर एफ ऑफ सी को 0 ले लिया, एफ ऑफ ए को 0 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं। कितना आ गया, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी प्लस 2, ये आ गया। तो बता दो इनके लिए कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो क्या बोल देंगे कि सर एफ ऑफ डी के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। एफ ऑफ डी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, बाकी सारी हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 अप टू कहाँ तक, 8 तक जा सकते हैं। 8 हो गया तो मैक्सिमम 10 बन जाएगा, उसके बाद तो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ से कितने फंक्शन आ गए, 7 फंक्शन आ गए यहाँ से। ऐसे करना पड़ेगा भाई आपको। उसके बाद एफ ऑफ ए की कंडीशन चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं इसको। इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 प्लस एफ ऑफ डी। यस, इसमें चेंज हो गई है। अब फिर से देखो एफ ऑफ डी की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, 0 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक जा सकते। कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन यहाँ से आ गए। यस, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3 रख के देखोगे क्या आ गया, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी प्लस 6। कर दे पूरा जल्दी से, पूरा सोल्व कर रहा हूं मैं। यस, एफ ऑफ डी की पॉसिबल वैल्यूज 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, यहाँ से 3 केसेस आ गए हैं। देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 रख के देखो तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी प्लस 8। एफ ऑफ डी की पॉसिबल वैल्यूज 0 नहीं आ सकती, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 2 केसेस यहाँ से आ गए। एंड फाइनली एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये 10 बन जाएगा, तो बाकियों को 0 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो इतने केसेस आ गए यहाँ से 7 5 3 एंड 2। अब क्या करोगे, अब हमारी जो मास्टर कंडीशन चल रही थी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, उसको चेंज करने का टाइम आ गया, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 कर दो। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ डी प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ डी, ऐसा आ गया। तो फिर से सारी कहानी सेम चलेगी कि सर एफ ऑफ ए पे कंडीशन लगा दूंगा फिर से मैं। पहले एफ ऑफ ए को अब 1 नहीं रख सकते, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया लगता है सर ये तो। एफ ऑफ डी प्लस 3, कितनी चॉइसेस है एफ ऑफ डी के लिए, 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, तो 2 से लेके 7 तक आ सकता है, 6 आ गए यहाँ से। यस, एफ ऑफ ए को 1 नहीं कर सकते, 2 फिक्स कर दो, तो कितना आ गया, 4 प्लस 3 7 हो गया। अब लग रहा है कम होने स्टार्ट हो गए नंबर ऑफ केसेस,
7 आ गया। तो एफ ऑफ डी के पास कितनी चॉइसेस हैं? 0 आ सकते हैं, 0 आ सकता है और 3 आ सकते हैं, 2 ही चॉइसेस हैं। यस, कम होनी स्टार्ट होगी, राइट। क्या करो, एफ ऑफ ए को 3 फिक्स करके देखो कितना आ गया ये। सो दिस विल बिकम 6, 9 हो गया। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी प्लस 9 पॉसिबल है क्या? एफ ऑफ डी की वैल्यू 0 हो सकती है? 0, हाँ जी हो सकती है। ए की चॉइस है 0, 1 तो हो नहीं सकती। सो ये 1 आ गया, ए केस यहाँ से आ गया। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, तो यहाँ से इतने बन रहे हैं। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2 चेक करो, पॉसिबल है क्या? क्या बन जाएगा? एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2 करेंगे तो दिस विल बिकम एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ डी। और एफ ऑफ ए पे कंडीशन लगाएंगे क्या? एफ ऑफ ए को पहले 0 कर देंगे। सो वी आर गेटिंग दिस इज 6 प्लस एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी? 0 नहीं आ सकती, 2 भी नहीं आ सकती। यस, तो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 यहाँ से आ गई है। एफ ऑफ ए को 1 करके देखो कितना आ गया? एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 8 प्लस एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी की वैल्यू 1 या 2 तो नहीं हो सकती, सिर्फ 0 हो सकती है, एक यहाँ से आ गया। एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? 2 नहीं हो सकती सर, 10 हो जाएगा। एफ ऑफ सी की वैल्यू फिर से चेंज करने का टाइम आ गया, 3 कर दो, क्या बन जाएगा? तो वी हैव दिस एफ ऑफ बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ डी प्लस 9। अब चेक करो ये पॉसिबल है क्या? 9 तो यही हो गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 0, और एफ ऑफ डी को कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। ए की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो एक केस यहां से आ गया। ठीक बात है, और कोई बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, देख के पता चल गया। काउंट कर लो कितने हो गए टोटल? 7 प्लस 5 12, 15, 17, 23, 25, 26, 29, 31। सो द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कमिंग आउट इज 31। तो तुम्हारे सामने ही कैलकुलेशन करी है मैंने, एग्जाम में भी करेंगे इतना ही टाइम लगेगा हमें। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम टाइम लग जाएगा, बट यस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर 2 वेरिएबल होते काम आसान होता, 3 होते थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, बट 4 वेरिएबल आ गए ना, तो चेंज तो सबको ही करके देखना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा इसमें। ठीक बात है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट S इज इक्वल टू दिस सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट F फ्रॉम S क्रॉस S टू S। ये नई चीज आ गई लगती है, इस वाले सेट से इस वाले सेट में फंक्शन डिफाइन करा गया। F इज ऑन टू भी है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू दिस। कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है सर? ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये तो आराम से बढ़ के देखते हैं। पहली चीज तो क्या समझ में आ रही है कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं और सेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? फंक्शंस पड़े हुए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन तो किसका है? नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने का है। ठीक है, फंक्शन किस में डिफाइन करा गया? एस क्रॉस एस से एस के बीच में। तो अगर ये वाला एस वाला सेट है तो एस क्रॉस एस तो लिखना आता ही है ना हमें। कैसा होता है एस क्रॉस एस? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे सर, 1,1, 1,2 ऐसे चलेगा, 4,4 तक जाएंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? 16 एलिमेंट्स होंगे। तो ठीक है, फंक्शन डिफाइन करा गया इस तरीके से, ये एस क्रॉस एस आ गया, ये एस आ गया। इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। और एस में कैसे एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें फंक्शन बनाना है हमें, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? ऑन टू फंक्शन है, ये भी समझ में आता है कि चारों के चारों एलिमेंट्स एंगेज होने चाहिए एस वाले सेट के। ठीक बात है, आगे देखते हैं। अब ये कंडीशन थोड़ी सी खतरनाक लग रही है। एफ ऑफ ए कोमा बी, ए कोमा बी का मतलब ठीक है कि यहां से जो ऑर्डर्ड पेयर की इमेज आएगी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कोमा ए फॉर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। दिस इज द कंडीशन। यस, चेक करो, ए कोमा बी की इमेज इज इक्वल टू बी कोमा ए की इमेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंगिंग टू एस क्रॉस एस। तो कहां से स्टार्ट करें? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। 2 मेजर कंडीशंस हैं, बताओ। जब तक ये वाली कंडीशन नहीं समझ में आएगी नहीं सॉल्व होगा, ये बात पक्की है। और इस वाले फॉर्मेट में देख के समझ आ भी नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ना वैल्यूज पुट करके देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। यस, तो अगर मैं 1, 1 की बात करूं, सोच के देखो, ए को भी 1 पुट कर दें, बी को भी 1, या फिर एक काम करते हैं, एक टाइम पे ए की फिक्स कर देते हैं, दूसरे को बाद में चेंज करेंगे।
तो ए को 1 फिक्स कर दिया मैंने, लेटर से ऐसा बन गया, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, तो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी कि सर जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होगा ना, जिसमें भी 1 प्रेजेंट होगा, चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, उसकी जो इमेज आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 टाइप की आएगी। सही बात है। अगर मैं ए को 2 फिक्स कर दूं तो सर ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना जिसमें 2 प्रेजेंट होगा, पहले आ जाए या बाद में, उनकी इमेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइप की आएगी। ए को 3 फिक्स कर दिया मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइप की, और फिर 4 फिक्स कर देते हैं, ये आ गया। तो थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगना स्टार्ट हो ही गया हमें ऑलरेडी, ये सिचुएशन बन रही है। और देखो मजे की बात क्या है, ये वाला जो केस है ना, इसको देख के क्या आइडिया लग रहा है कि सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो लिखा है हमने, बट 4 से बड़ी वैल्यू तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। सबकी इमेज जो आएगी या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी। तो क्या पता चल गया कि ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है ना, ये तो एक्चुअल में इक्वल टू 4 होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सॉल्व होना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन। क्या कि सर ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिसमें 4 या 4 प्रेजेंट होगा, उसकी इमेज 4 पे जाएगी। कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 4 प्रेजेंट है, बता दो देख के। 4,1 हो गया, 4,2 हो गया, 4,3, 4,4, यही होंगे। और इनके रिवर्स भी होंगे, 3,4 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, 1,4। तो इतने एलिमेंट्स की इमेज तो हमने फिक्स कर दी काइंड ऑफ, कि ये जो 16 एलिमेंट्स थे ना इसके अंदर, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 की इमेज तो फिक्स होगी, 4 ही होनी चाहिए। तो इन 7 को एसोसिएट करने का तो एक ही तरीका है। यस, तो ठीक है, बट इनका क्या करें, इनके लिए तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। इसकी इमेज 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इनको देखना पड़ेगा, इस पर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा हमें। देखते हैं, चलो एक काम करते हैं। अब ना ज्यादा एलिमेंट्स बचे नहीं है, 7 तो यहाँ पे ऑलरेडी हो ही गए हैं कवर। बाकी जो 9 बचे उनको एक बार लिख के देखें क्या। और वैसे भी मुझे पता है 2 की वैल्यू तो सेम ही होती है आपस में। तो एक काम करते हैं, सब कुछ लिख के देखते हैं एक बार, कौन कौन से एलिमेंट्स है। देखो ध्यान से, एक तो 1,1 है, यस 1 वाले और कौन से होंगे, 1,2 और 2,1 दोनों की सेम ही होगी। और कौन सा होगा, 1,3 और 3,1। तो सारे एक बार मैं लिस्ट कर रहा हूँ जल्दी से, 1,4 4,1, 1 वाले सारे कॉम्बिनेशंस ले लिए, 2 वाले ले लो, 2,1 तो आ चुका है, 2,2, फिर 2,3 और 3,2 दोनों की इमेज सेम आएगी, फिर 2,4 4,2 दोनों की इमेज सेम आएगी, ये भी ले लिए। फिर 3 वाले ले लो, एफ ऑफ 3,3 आ गया, फिर 3,4 और 4,3 दोनों की सेम आएगी, फिर 4,4। चेक करो सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए क्या, 16 के 16, 2 4 6 8 10 12 4 16, ठीक है हो गए। अब सारी क्लैरिटी अब आ जानी चाहिए, सब कुछ लिख ही लिया हमने, कुछ बचा ही नहीं है। चेक करो किन की इमेज 4 के बराबर थी, जिसमें भी 4 प्रेजेंट होगा वो सारे 4 के बराबर होंगे, राइट। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इनका काम तो सॉर्टेड है। अच्छा, जिसमें भी 1 प्रेजेंट होगा उसकी इमेज कैसी आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 टाइप की। ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जिसमें 2 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, जिसमें 3 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये बात आ रही है समझ में कि भाई अगर 1,2 है तो 2,1 भी होगा, और कंडीशन क्या थी कि जो पहला एलिमेंट है उससे बड़ी आनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आनी चाहिए। ये चीज़ आ रही है समझ में। अच्छा, अब सोच के बताओ। देखो एक चीज़ और समझ में आ रही है कि सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो एक में ही आ रहा है, और तो किसी में आ ही नहीं रहा। और क्योंकि फंक्शन को ऑन टू होने, तो मतलब 1 किसी ना किसी की इमेज तो होगा ही होगा। दैट मीन्स क्या पॉसिबिलिटी बची, ये पॉसिबिलिटी बची, इसी को 1 होना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये भी फिक्स हो गया हमारा, ये फिक्स हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है जिसकी वैल्यू 4 है, ये 4 वाला ये फिक्स हो गया, और ये फिक्स हो गए। अब इनको देखना पड़ेगा जो बाकी बचे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी 4 भी, 3 भी 4 भी, 2 3 4 3 4 3 4, ये हो सकते हैं। अब ये कैसे पता करें, ये देखना है हमें। देखो अगर मैं इस तरीके से सोचता हूं ना कि सर 1,2 के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो इसके लिए 3 चॉइसेस हो गई। बट फिर प्रॉब्लम क्या आएगी ना, फिर इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, ये 2,2 जो है इसमें नहीं पता चलेगा हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू मैंने 2 ली है या नहीं ली। अगर इसकी वैल्यू 2 नहीं ली तो इसको 2 लेना पड़ेगा कंफर्म, अगर इसकी वैल्यू 2 ले ली है तो इसको 2 नहीं भी दे सकते।
तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, केसेस बनाने पड़ेंगे या तो मुझे बैठ के। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब भी ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने हो, इन जनरल ज़्यादा इजी टास्क क्या होता है कि सर टोटल फंक्शन फाइंड करके ना उसमें से इनटू फंक्शन माइनस कर देते होते हैं। तो हमने नोटिस करा कि अगर मैं डायरेक्टली फंक्शन फाइंड करने बैठूंगा केसेस बनेंगे, बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, तो ऐसा करने की ट्राई करते हैं, इनटू फंक्शन फाइंड करके टोटल में से माइनस करेंगे। तो देखो टोटल फंक्शन बताओ कितने बन सकते हैं, अब तो हो जाना चाहिए। इन सब के लिए तो एक ही चॉइस है जो हमने बॉक्स के अंदर बंद करे। 1,2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2, 3, 4, 3 चॉइसेस हैं। ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 या 4, 2 चॉइसेस हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3 चॉइसेस। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2 चॉइसेस। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2 चॉइसेस। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कितने हो गए ये, 9 × 8 72, ये 72 बन गए। अब मुझे देखने हैं इनटू फंक्शंस कितने होंगे। अब ध्यान देना, इनटू फंक्शन का मतलब कि सर कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग होगा जो एंगेज नहीं होगा किसी के साथ। अब कौन कौन से एलिमेंट्स मिसिंग हो सकते हैं, या तो हो सकता है 2 वाला मिसिंग हो जाए, 2 वाला किसी के साथ एंगेज नहीं कर रहा, यस, या फिर हो सकता है 3 वाला किसी के साथ ना एंगेज करे। दो ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1 तो एंगेज होना ही पड़ेगा, 4 तो एंगेज होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। तो सोच के बताओ, अगर मैं 2 को भी ना एंगेज करवाऊं, 3 को भी ना एंगेज करवाऊं, तो चेक करो कितनी चॉइसेस बचेंगी मेरे पास। तो अगर हमें 2 को एंगेज नहीं करवाना, देखो इसके पास कितनी चॉइसेस बची, 2 ही चॉइसेस बची। सर इसकी वैल्यू या तो 3 आएगी या 4 आएगी। इसके पास भी 2 ही चॉइसेस बची, और बाकी सबके पास तो 2-2 चॉइसेस है ही हैं। सो 2, 2, 2, 2, 2, 32, टोटल 32 सच फंक्शंस वुड बी देयर जिसमें 2 किसी के साथ भी एंगेज्ड नहीं है। ऐसे फंक्शन बताओ जिसपे 3 किसी के साथ एंगेज ना हो। तो क्या पता चल गया कि सर ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाले हैं ना, ये और ये, इनके पास तो एक ही चॉइस बचेगी, इनकी वैल्यू 4 हो सकती है सिर्फ, 3 तो हो नहीं सकती। और बाकी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाले हैं, इनके पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो इनका आंसर 2 आएगा या 4 आएगा। तो इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। यस, क्या कर दें, 32 + 4 करके 72 में से माइनस कर दे। नहीं, गड़बड़ हो गई है। क्या कि सर हमने ये देख लिया 2 के साथ अगर एंगेज नहीं है तो इतने होंगे, अगर 3 एंगेज नहीं है तो इतने होंगे। बट ऐसे भी तो होगा ना कि जिसमें 2 और 3 दोनों एंगेज नहीं है, वो वाले फंक्शन तो हमने इसमें भी काउंट कर लिए, इसमें भी काउंट कर लिए, 2 बार काउंट हो गई वो। तो याद आया, ए यूनियन बी वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये बताओ ऐसे कितने फंक्शन है जिसमें 2 भी एंगेज नहीं है, 3 भी एंगेज नहीं है। तो उसके लिए तो इसके पास भी एक ही चॉइस है, सर 4 पे जाएगा, तो सबके पास एक ही चॉइस है। तो ऐसा तो एक ही फंक्शन बनेगा जो जिसमें सबकी इमेज या तो 1 पे जा रही होगी या 4 पे जा रही होगी। तो क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो टोटल 33 फंक्शंस आ रहे हैं जो इनटू फंक्शंस है। यस, 35 है, 33 नहीं है, सॉरी 35 है ये। बस अब सोल्व हो गए सर, अब बात बन गई है। टोटल फंक्शंस कितने थे, 72 इंटू कितने आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। सो टोटल ऑन टू फंक्शंस आर कमिंग आउट टू बी 72 - 35, दैट इज 37। दिस वुड बी द आंसर। सो था ना बढ़िया क्वेश्चन, इसीलिए बोला था काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 वाले ईयर में। और नो डाउट बड़ा ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड वाली कैटेगरी में बोल सकते हैं इसको, कि एक बार अगर मुझे समझ में भी आ गया यहाँ से इस कंडीशन का मतलब, पहले तो यहीं पे लोग छोड़ देंगे इसको कि सर कंडीशन ही समझ में नहीं आ रही। बट अगर एक बार कंडीशन समझ में आ गई, उसके बाद यहाँ तक लिख लेंगे हम लोग, बट फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी कि ऑन टू फंक्शन कैसे पता करें। एक बार अगर पता कर लिए कि सर ऑन टू फंक्शन के लिए ना मैं उल्टा चलूंगा, टोटल माइनस इंटू करूंगा, फिर इंटू फंक्शन फाइंड करने में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये वाला स्टेप मिस कर सकते हैं। तो बड़े ज्यादा चांसेस है गलती होने के। यस, ठीक बात है। Okay, coming to the next question. Let f is a function from R to R defined by this. ये वाला पैटर्न तो देखा देखा लग रहा है कि ऊपर भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नीचे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सीरीज का सम पूछा गया है। वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन पैटर्न, खूब पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला नहीं, इस पैटर्न वाला, कि थोड़ा एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल टाइप की सिचुएशन होती है, सीरीज का सम पूछा गया होता है। तो कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड तरीका है जो फॉलो करते हैं। क्या कि मैं हमेशा ना पेयरिंग करता हूं सीरीज के अंदर। पेयरिंग कैसे करनी है,
एक टर्म स्टार्टिंग से उठाएंगे, एक लास्ट से उठाएंगे, फिर सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, ऐसे पेयरिंग करी जाती है। हम देखेंगे क्या कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनके इनपुट्स में क्या रिलेशन है ये देख लिया करो बस। फर्स्ट वाले की इनपुट 1/100, इसकी 99/100, कुछ रिलेशन नजर आ रहा है दोनों में? हाँ जी, दोनों का सम 1 के बराबर है। मतलब क्या कि इसकी वैल्यू अगर मैं x बोल दूं तो ये क्या है 1 - x है, बस यही देखना होता है हमें। सिमिलरली सेकंड वाली इनपुट को अगर मैं x बोल दूं तो सेकंड लास्ट क्या बन जाएगी, वो भी तो 1 - x बन जाएगी। तो मतलब एक्चुअल में हम देखना क्या चाह रहे हैं, fx प्लस f ऑफ 1 - x देखना चाह रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए तो सारे पेयर्स की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो ये थॉट प्रोसेस होता है इसमें। फर्स्ट और लास्ट को पेयर कर लो, सेकंड और सेकंड लास्ट को, उनके इनपुट्स में देख लो क्या रिलेशन है, और जनरली तुम्हें क्या मिलेगा, उनका सम या तो 1 आ रहा होगा या 2 आ रहा होगा, 3, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस अब हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि इस फंक्शन की हेल्प से ये चीज फिगर आउट करनी है हमें। कर लेते हैं, कैलकुलेशन ही तो है, करो जल्दी से। fx तो है ही है, f ऑफ 1 - x कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। देखो x को 1 - x से रिप्लेस करेंगे, ये आ गया डिनोमिनेटर में, ये प्लस ये। सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव पावर्स नहीं चाहिए मुझे, तो e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ऊपर नीचे, ये आ गया। चेक करो कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? देखो यहां पे तो e था ना, यहां पे भी मैं e बनाने की ट्राई करता हूं, तो ऊपर नीचे e से डिवाइड भी कर रहा हूं मैं। तो टारगेट क्या है कि इसके जैसे सिमिलर बनाने की ट्राई करनी है, एटलीस्ट डिनोमिनेटर पार्ट सिमिलर बनाने की ट्राई करनी होती है। तो देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। अब दोनों को ऐड करके देखो क्या बन रहा है। सो fx प्लस f ऑफ 1 - x अगर करेंगे, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, न्यूमरेटर देखो 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में e प्लस e की पावर 2x, बन गई बात। जो चीज हम चाह रहे थे करना वही हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 2। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व है। क्या पता चल गया कि सर ये वाला जो पेयर है इसकी वैल्यू 2 के बराबर आएगी, जो सेकंड वाला पेयर बनेगा उसकी वैल्यू भी 2 आएगी। तो देख लेते हैं कितने पेयर्स बनेंगे, हर पेयर की वैल्यू 2 आएगी, ये बात तो कंफर्म है। तो मुझे सोच के बताओ तो टोटल इस सीरीज में कितने पेयर्स बनेंगे अगर तुम बनाने बैठोगे तो। कैसे पता करते हैं वो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करी जाती हैं। तो 99 टर्म्स हैं, कितने पेयर्स बनेंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेयर्स तो नहीं बनेंगे सर, एक टर्म बचेगी, तो बाकी जो 98 बची उसके 49 पेयर्स बन जाएंगे। एक कौन सी टर्म बचेगी, मिडिल टर्म बचेगी। मिडिल टर्म कौन सी बता सकते हो? हाँ जी बता देंगे, 1 से लेकर 99 तक काउंटिंग चल रही है, तो 99 प्लस 1/2, 50th टर्म वुड बी द मिडिल टर्म, दैट मीन्स f 50/100। क्या समझ में आया कि जो 49 पेयर्स बने उनका रिजल्ट तो क्या आएगा, अगर उनको ऐड करेंगे तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 49 × 2, 98 वैल्यू तो सर यहां से आ गई है। और एक एक्स्ट्रा टर्म ये वाली, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। यस कर लो कैलकुलेट, f ऑफ 1/2 ही तो है ये सिंपली, तो फंक्शन मेरे पास है ये, इसमें x को 1/2 पुट कर दो, कितना आ रहा है 2e अपॉन e प्लस e, 1 ही आ गया क्या, x को 1/2 पुट करा है ना हमने, e प्लस e नीचे 2e आ गया, ऊपर भी 2e आ गया, यस 1 आ रही है इसकी वैल्यू, तो 98 + 1, सो द फाइनल आंसर वुड बी 98 + 1 दैट इज 99। यस डन। तो इजी क्वेश्चन था, बस ये पैटर्न याद रखना है मुझे। और ऐसा एक क्वेश्चन और भी देख लो चाहो तो, बोनस क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था ऐसा। देखो फंक्शन उसी नेचर का है ना, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल है नीचे भी एक्सपोनेंशियल टाइप का, देन द सम ऑफ द सीरीज उसी टाइप की सीरीज है। देखो क्या करोगे, वही काम, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में रिलेशन देखेंगे दोनों की इनपुट्स में, क्या रिलेशन है, दोनों का सम 2 के बराबर है, मतलब इसका नाम अगर मैं x रख दूं ये क्या बन जाएगा 2 - x बन जाएगा। तो क्या देखना है हमें, fx प्लस f ऑफ 2 - x ही तो देखना है। यस कर लो सॉल्व जल्दी से, fx क्या आ गया, ये आ गया, f ऑफ 2 - x क्या आ जाएगा, ये। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने की ट्राई करते हैं, इसका तो ऐसे ही रहने दो, इसको सिंप्लीफाई करो, पावर नेगेटिव नहीं चाहिए तो 5 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये बन गया। 5 की पावर x + 1 नहीं चाहिए मुझे, पावर x चाहिए, 5 से डिवाइड भी कर देंगे, ये आ गया, बन गई बात। तो ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया, दोनों का सम कितना आ गया 1 ही आ गया क्या, हाँ जी सर 1 ही आ गया ये तो, बस डन।
सो ऐसे करके अगर पेयरिंग करते जाओगे हर पेयर की वैल्यू 1 आएगी। टोटल कितने पेयर्स बनेंगे देख लो, कितनी टर्म्स हैं, 39 टर्म्स हैं। कितने पेयर्स, 38/2, 19 पेयर्स वुड बी देयर। और मिडिल टर्म कौन सी होगी, 20th। सो f ऑफ 20/20 इज द मिडिल टर्म। हर पेयर की वैल्यू 1 के बराबर थी तो 19 पेयर्स की कोरस्पोंडिंग 19 आ जाएगा। ये f ऑफ 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देख लो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, पुट कर दो। सो 5/10 दैट इज 1/2। सो द फाइनल आंसर वुड बी 19 + 1/2, 19.5। यस, 39/2 वुड बी द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, देखते हैं। लेट c एंड k आर द रियल नंबर्स इफ f(x) इक्वल टू दिस। अच्छा, फंक्शन दे दिया हमें क्वाड्रेटिक टाइप का, एंड f ऑफ x + y इक्वल टू दिस। फंक्शनल इक्वेशन भी आ गई है 2 वेरिएबल में, ये हमारी फेवरेट चीज है। पता है कैसे सोल्व करते हैं फंक्शनल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर देंगे या सब्सटीट्यूशन से कर देंगे। देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ये पूरी चीज का मतलब क्या, f(x) ही फाइंड आउट करना है हमें। तो अगर f(x) आ गया तो ये सब कुछ तो पता कर ही लेंगे। तो बताओ सोच के क्या करें। पहला तरीका उसी पे थोड़ जाएगा मेरा तो हमेशा, कि डिफरेंशिएट कर दो सर पार्शियली x के रिस्पेक्ट में। लेटर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्या बनेगा। f(x + y) इज इक्वल टू f(x), y कांस्टेंट है, f ऑफ y का डेरिवेटिव 0, ये कितना बन गया, -y बन गया। ये चीज आ गई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जनरली हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि f'0 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा कि सपोज f'0 की वैल्यू कुछ k है, बट k यहाँ पे यूज हो रखे, कुछ और मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। तो देखो क्या सिचुएशन बनी, f', हाँ इसकी वैल्यू एज्यूम कर ली। अब क्या कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, तो क्या बन गया, f'(y) इज इक्वल टू लैम्डा -y। देख रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन आनी होती है, आ गई है, बड़ी सिंपल आ गई है। तो दोनों साइड पे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आना चाहिए था, वही आ गया है। प्लस म्यू लिख देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो रिलेट कर पा रहे हो, क्या करेंगे आगे कि सर एक फंक्शन मुझे गिवन था ऑलरेडी, एक मेरे पास आ गया, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो एक फंक्शन दे रखा था c + 1x² + 1 - c² × x + 2k। कंपेरिजन किसके साथ करेंगे, इसके साथ कंपेरिजन कर लेंगे। तो अगर दो पॉलिनोमियल्स आपस में बराबर होते हैं, क्या करना होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना होता है। x² के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। यस, कितनी इक्वेशंस बनेंगी, 3 इक्वेशंस बनेंगी। बट हमारे पास अननोन्स कितने हैं, c, k, लैम्डा, म्यू। प्रॉब्लम हो गई है सर, 3 इक्वेशंस बनेंगी, 4 अननोन्स हैं, तो एक इक्वेशन और चाहिए, कहां से आएगी। तो एक तो f(0) तो मैं हमेशा निकाल ही सकता हूं, याद रखा करो ये चीज। तो चेक करते हैं, अगर मैं x और y दोनों को 0 पुट कर दूं, बात बन रही है क्या, f(0), हाँ 0 ही आ गई है, तो बस बात बन गई। चौथी कंडीशन भी आ गई है, f(0) इज इक्वल टू 0। 4 कंडीशन लगा देंगे, सोल्व कर लेंगे, पूरा फंक्शन पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। यस, एक तो ये तरीका हो गया, मेथड नंबर 1। बट इतनी मेहनत ना मुझे करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये तो हम तब करते हैं जब अगर मुझे फंक्शन फाइंड करना होता है। इसमें तो मुझे फंक्शन दे ही रखे कि भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्यों ना मैं इसी पे फोकस करूं कि मैं बस c और k की वैल्यू पता कर लूं कहीं से। अगर c और k आ गया तो पूरा फंक्शन पता चल जाएगा, बात बन जाएगी। तो ये ज़्यादा सेंसिबल तरीका नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। तो ठीक है, टारगेट रखते हैं कि c और k फाइंड करने हैं। एक कंडीशन तो मेरे पास है ही ऑलरेडी उसके लिए, f(0) इक्वल टू 0। तो यहां से तो k की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई है। देखो आधा काम तो हो भी गया हमारा। फंक्शन कैसा आ गया, c + 1x² + 1 - c² × x। ठीक बात है। अच्छा, एक कंडीशन और चाहिए, वो कहां से आएगी। एक काम करते हैं, कुछ और सब्सटीट्यूशन कर देते हैं ना, 0 0 पहले करा था, कुछ और कर दो। तो लेट अस से आई पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, क्या आएगा। सो f(2) इज इक्वल टू 2 टाइम्स f(1 - 1), ये आ गया। कर दो वैल्यू पुट, कौन सी बड़ी बात है। f(2) तो यहाँ से फाइंड कर ही लेंगे हम। सो 4 टाइम्स c + 1 प्लस 2 टाइम्स 1 - c² इज इक्वल टू 2 टाइम्स f(1). f(1) की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो जाएगी, -1 आ जाएगी c की वैल्यू यहाँ से, कैलकुलेशन बची है। तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है, नहीं बड़े इजीली सॉल्व हो गए यहाँ से। तो
तो 4 + 2c - 2c² - 1 -2c² तो कैंसिल आउट हो गया, c की वैल्यू क्या आ रही है, सो 2c, 4 भी कैंसिल आउट हो गया, सो 2c इज कमिंग आउट टू बी -3, c की वैल्यू इज -3/2, यस, ओके डन। तो फंक्शन पता चल गया पूरे का पूरा, क्या आ गया फंक्शन, c + 1 मतलब -1/2x², 1 - c² कितना हो जाएगा, 1 - 9/4 -5/4 × x, ये चीज आ चुकी है, ओके डन। पूछा क्या गया था, f1 + f2 + f3 + f(20), तो बेसिकली सिग्मा ऑफ fx पूछा गया, x की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, ये पूछा गया, हो जाएगा सोल्व, सिग्मा ही तो लगाना है इसका, और सिग्मा लगाना मुझे आता है, कैसे हो जाएगा, -1/2 सिग्मा ऑफ x² -5/4 सिग्मा ऑफ x, x की वैल्यू 1 से लेके 20, डायरेक्ट फॉर्मूला सर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, सो n × n + 1 × 2n + 1/6 अगेन n × n + 1/2, कैलकुलेशन करना, यू विल गेट द आंसर, राइट, नेगेटिव में आ रहा है कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मॉड्यूल्स ले लेंगे, यू विल गेट द आंसर, सो वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन अपनी, द आंसर वुड बी 3, 3, 9 and 5, ओके डन, फाइन। One last question, let's see. Let alpha, beta and gamma be 3 positive real numbers. Okay, positive है, real numbers है. fx equal to this, 5 डिग्री का polynomial दे दिया. x is a real number. g is another function such that g of fx equal to x. इसको देख के बताओ क्या आइडिया लग रहा है कि दो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन सर अगर x के बराबर होती है मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि उल्टी कॉम्पोजिशन f और g की कॉम्पोजिशन भी x के बराबर होगी, इतना आइडिया लग रहा है यहां से, तो हमें आगे देखते हैं, इफ a1 a2 a3 up to an e b in ap की टर्म्स है विद जीरो मीन, सबका मीन जीरो होगा, मतलब सम ऑफ ऑल दी टर्म्स डिवाइडेड बाय n वुड बी जीरो, विच मीन्स सम ऑफ ऑल दी टर्म्स इज जीरो, ये दे रखा है हमें, ठीक बात है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये खतरनाक सी चीज की, तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, तो बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ की चीज कहाँ पे उठा के रख दी है, पहले पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया, फिर इनवर्स वाला कंसेप्ट भी आ गया, कॉम्पोजिशन वाला कंसेप्ट भी आ गया, मीन वाला भी आ गया, एपी वाला भी आ गया, सब कुछ एक ही साथ चल रहा है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इसी पे टारगेट करते हैं, ये अगर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा फिर तो आगे क्या ही करेंगे, सोच के देखो क्या मतलब है इसका, क्या चीज चल रही है, f ऑफ g ऑफ 1/n, अंदर क्या f ऑफ a1 प्लस f ऑफ a2, ऐसे चल रहे हैं ना ये तो, ओके, और a1 a2 an ये वाले नंबर्स चल रहे थे, यस, क्या करोगे बता दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, देखो बेस्ट तरीका मैं बताता हूं तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में, क्या कि अपनी मर्जी से n की कोई वैल्यू एज्यूम कर लो ना, इसने कौन सा n पे कंडीशन लगाई है, सिंपली बोल के छोड़ दिया कि भाई n नंबर्स हैं एपी में, कोई कंडीशन थोड़ी है उस पे, तो तुम्हारा मन करे तो n को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, बेस्ट तरीका क्या है, n को 1 लेके सॉल्व करूंगा, 2 3 भी क्यों लेना, यस, तो ऐसे काम करना सीखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, देखो ध्यान से क्या बना, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो f ऑफ g ऑफ, ये तो सारा 1 हो गया, और इसमें n एलिमेंट्स नहीं है, अब एक ही एलिमेंट है f ऑफ a1, यहां तक आ गए हम, और सोच के देखो इसने लिखा था सारे एलिमेंट्स का सम 0 है, तो अगर n की वैल्यू हमने 1 रख दी तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगी कि a1 तो 0 है सर, कहां पे आ गए हम, किसके बराबर आ गया ये, f ऑफ g ऑफ f ऑफ 0, ये बना, g ऑफ 0 की f ऑफ 0 की वैल्यू पता है क्या मुझे, हाँ पता है, यहां से x को 0 रखूंगा तो 0 ही आ रही है f ऑफ 0 की वैल्यू, तो सब कुछ अपने आप ही सोल्व हो रहा है, यस, ये 0 हो गया तो क्या आ गया, f ऑफ g ऑफ 0 आ गया, बात बन गई सर, ये तो हमें पता ही था ऑलरेडी कि f और g की कॉम्पोजिशन तो x के बराबर ही है, तो f ऑफ g ऑफ 0 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, देख रहे हो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जैसे ही n को 1 पुट करा 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, तो ऐसी चीजें मुझे करनी आनी चाहिए,
कि कहाँ पे मैं वेरिएबल्स की वैल्यू ले सकता हूँ। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी तुम चाहो तो ले सकते थे, बट उसका कुछ ज़्यादा रोल था ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्यों लेनी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। यस, तो ये तो हो गया एक तरीका, सब्सटीट्यूशन कर ली हमने, सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर प्रॉपर तरीके से करना है वो भी देखें एक बार, चेक करो क्या सिचुएशन बन रही है। टारगेट क्या था मेरा, एफ ऑफ जी ऑफ 1/n ऑफ दिस, ये चाहिए था, एफ ऑफ a1 प्लस एफ ऑफ a2 प्लस एफ ऑफ an। तो इसको मैं सिग्मा की फॉर्म में लिख दूं, सिग्मा एफ ऑफ ai, ये चाहिए था, राइट। सिग्मा ऑफ एफ ऑफ ai, आई की वैल्यू 1 से लेके n। अब सिग्मा ऑफ एफ ऑफ ai ये तो मैं सॉल्व कर लूंगा। एफ ऑफ ai में x की जगह ai पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये, एक काम करते हैं, सिर्फ अंदर वाले को सोल्व कर लेता हूं मैं, इतनी मेहनत क्यों करनी, पूरा क्यों सोल्व करना, इसको सोल्व करते हैं सिर्फ, देखना क्या बन रही है। सिग्मा ऑफ एफ ऑफ ai, तो दिस विल बिकम अल्फा टाइम्स ai की पावर 5 प्लस बीटा टाइम्स ai की पावर 3 प्लस गामा टाइम्स ai, यस और नो। और इसमें भी चाहो तो और सिंप्लीफिकेशन कर लो, अल्फा बाहर रख लिया, सिग्मा ऑफ ai की पावर 5 प्लस बीटा सिग्मा ऑफ ai की पावर 3 प्लस गामा सिग्मा ऑफ ai। अब बता दो देख के क्या करोगे, यहां पे आगे स्टक हो गए हैं क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिग्मा ऑफ ai की वैल्यू तो देखो मुझे दे रखी है 0 के बराबर है, तो ये तो हो गया 0 सीधा सीधा। ये बता दो सोच के, सिग्मा ऑफ ai क्यूब क्या होगा, a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब अप टू an क्यूब, क्या होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। सिग्मा ai टू द पावर 5 क्या होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, थोड़ा सोच के देखो, देखो इन नंबर्स का सम 0 था और सारे नंबर्स AP में थे, तो अगर मैं AP का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता, क्या n/2 a1 प्लस an, दिस वुड बी इक्वल टू 0। क्या मतलब a1 प्लस an इज इक्वल टू 0, क्या मतलब कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। और सेम तरीके से क्योंकि हमें पता है a1 प्लस an एंड a2 प्लस an माइनस 1 दोनों बराबर ही होते, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी 0 होगा, दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू माइनस an माइनस 1, ऐसे भी होगा। तो पता चलना स्टार्ट हो गया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक दूसरे के नेगेटिव है, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म एक दूसरे के नेगेटिव है, तो जब उनका क्यूब करके भी उनको ऐड करोगे तो वो आपस में कैंसिल आउट करते जाएंगे। a1 का क्यूब और an का क्यूब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी एंड फॉर द सेम रीजन इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हो गया काम खत्म, अंदर वाले की वैल्यू 0 आ गई है, तो वापिस हम वहीं पे आ गए कि सर f ऑफ g ऑफ 1/n इंटू 0 दैट इज 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये मेथड भी ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला काम था, यहाँ पे स्ट्रक हो सकते हैं, बट ये मेथड नंबर 1 तो याद रखो ही रखो कि जब भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी होगी कि कुछ वैल्यूज मैं एज्यूम कर सकता हूँ अपनी तरफ से, आई विल डू दैट। ओके, तो ठीक है, सेशन हमारा कंप्लीट है। इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, देन यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रॉम एवरी चैप्टर, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। यस, okay, so this is it for now, thank you, okay, bye bye।